What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की जा रही है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसको नेटो बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। मोंटीनिग्रो लेटेस्ट कंट्री है जिसके द्वारा ज्वाइन किया गया है इस अलायंस को 2017 में। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि पॉलिटिकल एंड मिलिट्रिकल अलायंस है जिसमें 29 इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्री हैं आज के डेट में, नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन स्टेट मिलाकर। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 1 एंड 3, सी में बोला गया 2 एंड 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पर लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट गलत इसलिए है, इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम के अंदर है, ना कि न्यूयॉर्क के अंदर। तो आंसर इसका ए हो गया। थोड़ा सा इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। इसको जो बनाया गया था 4 अप्रैल 1949 में बनाया गया था, एक मिलिट्री, ये यहाँ पर आप लोग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस इसको बोल सकते हैं, जिसमें टोटल मिलाकर 29 मेंबर हैं। 29 मेंबर आप लोग के सामने हैं। जो सबसे लेटेस्ट के द्वारा जो ज्वाइन किया गया है वो है मोंटेनिग्रो 2017 में। और अभी यूक्रेन के बारे में कई सारी बातें चल रही है कि यूक्रेन इसको ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि जब से यूक्रेन का जो पोर्शन है क्रीमिया वाला, वो रशिया के द्वारा हत्याया गया है। ये आप लोग देखिए, ये यहाँ पर हो गया यूक्रेन, और इसका ये क्रीमिया वाला पोर्शन रशिया के द्वारा हत्याया गया है। तो उसी के चलते यहाँ पर G8 को G7 कर दिया गया, और उसी के चलते अब यहाँ पर यूक्रेन को बोला जा रहा है कि इसको नेटो का पार्ट भी बनाया जाए, ताकि कहीं ना कहीं डिटरेंस क्रिएट किया जाए रशिया के लिए। तो इसकी वजह से भी ये काफी न्यूज में रहता है कई बार ये अलायंस। ये आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग कोई बोले ये हाँ एक अमेरिकन अलायंस है, नहीं, यहाँ पर यूरोपियन कंट्री भी आप लोग को बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो दोनों को मिलाकर आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं, यूरोपियन कंट्री भी है और यहाँ पर अमेरिकन कंट्री भी है। ठीक है, तो आंसर इसका यहाँ पर ए हो गया। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है एक रिपोर्ट के बारे में, उसके बारे में क्या क्या स्टेटमेंट है पढ़ लेते हैं, उसके बारे में बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। रिपोर्ट ऑन सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव एस्टिमेट डिजीज बर्डन ड्यू टू चिल्ड्रन एंड जो मेंटल खासकर मैटरनल मेल न्यूट्रिशन की बात यहाँ पर की जा रही है, वो इंडिकेटर एवरी स्टेट के द्वारा 1999 से यहाँ पर अभी रिसेंटली रिलीज की गई है। ये इसकी सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी जो पब्लिश की गई यहाँ पर। ये इंडिया में स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के द्वारा ये पब्लिश की गई है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया यहाँ पर ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई यहाँ पर, सबसे पहली तो बात ये है कि ये एक फर्स्ट रिपोर्ट है, ना कि सेकंड रिपोर्ट है। दूसरी बात यहाँ पर ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 1990 है। तो ये जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है यहाँ पर, ये बेसिकली ये बताती है हमारी कंट्री में हेल्थ क्या है, खासकर बच्चों के ऊपर ध्यान देकर चलती है, और यहाँ पर ये कई सारे इंडिकेटर को काउंट करके चलती है। तो ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव के द्वारा यहाँ पर इसको पब्लिश किया गया। तो आंसर इसका बी हो गया। अगर थोड़ा सा इसके बारे में और जाने, देखिए हमारी कंट्री में कोई ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं थी जो कि बच्चों के बारे में डिटेल में बातें बता सकें। अब इस रिपोर्ट के चलते यहाँ पर एक अच्छा खासा डेटा हमारे पास में है, जिसके बेस पर हम लोग चीज़ों को ढंग से कर पाएंगे। तो इसी के चलते जो यहाँ पर बात बोली गई है
जच्चा और बच्चा दोनों के ऊपर ध्यान रखने को बोला गया है यहाँ पर, यानी कि बच्चे को भी सही रखा जाएगा और माता को भी, तभी यहाँ पर चीजें हष्ट-पुष्ट हो पाएंगी। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर 1990 से लेकर यहाँ पर 2017 तक का डेटा यहाँ पर बताती है कि क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या कंडीशन है और किस तरीके से चीजों को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर उसके बेस पर क्या रिस्क फैक्टर है हमारी बच्ची में, हमारे कंट्री में जो खासकर बच्चे हैं 5 साल से नीचे, उनकी डेथ का, उसको भी यहाँ पर काउंट करके चल रही हैं। तो यहाँ पर अभी इसमें जो सबसे खतरनाक सिचुएशन पे नजर आई वो है राजस्थान, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर बिहार और चौथे पर आसाम। इस तरीके से हमारी कंट्री में सिचुएशन देखने को मिली। तो ये रिपोर्ट फर्स्ट रिपोर्ट थी 1990 से लेके 2017 तक का डेटा के साथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है रिसेंट सर्वे के बारे में, तो जिसको सर्वे ऑफ इंडिया बोला गया है। ये भी रिसेंटली न्यूज में था। इसके बारे में क्या बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में 300 के करीब ड्रोन मैपिंग करने के लिए कंट्री को ये डिप्लॉय किए जाएंगे और उसके बेस पर अपनी कंट्री को यहाँ पर मैप किया जाएगा। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया यहाँ पर जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इंडिया का ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है, जो कि सेटअप किया गया था फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट के पहले, यानी कि जो पहला सेंसस हुआ था उसके जस्ट पहले इसको सेटअप किया गया था। बोला गया यहाँ पर जो रिसेंट एक्सरसाइज होने वाली है उसमें 75% ऑफ इंडियन ज्योग्राफी विद इन नेक्स्ट 2 ईयर में उसको मैप किया जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर है यहाँ पर ए बी सी एफ डी, तो वो है यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जो ये बोला गया है आजादी के पहले जो सर्वे ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया है, ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया को 1767 में, यानी कि आजादी से बहुत पहले आप लोग बोल सकते हैं, जब तक हमारी कंट्री को बस गुलाम बनाना स्टार्ट किया ही गया था, तब इसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इसका बी हो गया। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। सर्वे ऑफ इंडिया आप लोग काफी पुराने डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये हमारी कंट्री में कैसे मैपिंग करनी है उसके बारे में हेल्प करता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया था। तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला। तो 1767 में इसको स्टेब्लिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में रहा, जो 1767 से 1858 तक रही। उसके बाद में ब्रिटिश राज आ गया, फिर 1858 से लेकर 1947 तक, और फिर हमारी कंट्री आज़ाद हो गई 1947 से लेकर आज तक। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं 2019 के अंदर में, तो तब से लेकर यहाँ पर ये काम कर रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में, उत्तराखंड के अंदर। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर आज के डेट में डॉक्टर हर्षवर्धन है। ठीक है, तो इसके बारे में ये कुछ बातें हैं, उसमें भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, तो जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बने तो आप लोगों का आइडिया जरूर इसके बारे में होना चाहिए। बाकी अगर बात करें अपनी कंट्री में जमीन के बारे में, तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड है हमारी। तो नेक्स्ट ईयर में इसमें से 2.4 मिलियन स्क्वायर लैंड को मापने की बात की जा रही है, जो कि लगभग 75% हमारी जमीन होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर बी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर एशियाटिक वाटर बफेलो के बारे में। तो इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोग को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है यहाँ पर एशियाटिक वाटर बफेलो जो है यहाँ पर ये स्टेट एनिमल है, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का। दूसरी स्टेट में बोला गया यहाँ पर जो यहाँ पर एशियन बफेलो है यहाँ पर, ये इसके बारे में देखिए रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों था यहाँ पर, ये पहले इसके बारे में भी आप लोगों को अभी बताऊंगा। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि इंडिया में सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में ये लिस्टेड किया गया है इंडेंजर्ड कैटेगरी के तौर पर। ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में सिंस 1873 से। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ABCFD सही आंसर यहाँ पर इसका ए। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ये हमारी कंट्री में छत्तीसगढ़ का एक स्टेट एनिमल है। पर लेकिन जो बात बोली गई यहाँ पर IUCN रेड लिस्ट में यहाँ पर इसको डाला गया इंडेंजर्ड कैटेगरी में 1873 से, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो यहाँ पर 1873 बोला गया है 1986 से। ठीक है, तो यहाँ पर ये इससे यहाँ पर इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाला गया है। आज के डेट में इसकी लगभग 400 के करीब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बच चुके हैं इस पर्टिकुलर एनिमल की। और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिसेंटली अभी जिस तरीके की जो ये बोफेलो हैं इनकी जान चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में थे। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करें इंडियन पीनल कोड के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया यहाँ पर इसको ड्राफ्ट किया गया था 1860 में। रिकमेंडेशन जो दी गई थी फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, जो इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था 1834 में। और यहाँ पर जो हमारी कंट्री में चार्टर एक्ट 1833 था, उसके अंदर चेयरमैनशिप यहाँ पर बनाएगी लॉर्ड थॉमस बबिंगटन मैकाले को। तो उनके चलते यहाँ पर ये पिक्चर में आया। दूसरा बोला गया है ये प्रिंसली जो स्टेट थे हमारी कंट्री में, उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होता था।
तीसरा बोला गया यहाँ पर जो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड है, वो कभी भी हिस्ट्री में अमेंड नहीं किया गया है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है, सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंसिपली स्टेट पर इंप्लीमेंट नहीं होता था, ओनली जो ब्रिटिश के कंट्रोल में हमारी कंट्री का एरिया था उसके ऊपर इंप्लीमेंट होता था। दूसरा, ये बहुत बार हिस्ट्री में इसको अमेंडमेंट किया जा चुका है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर खासकर 80s में यहाँ पर अगर कोई इस तरीके से 1860 में कोई इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया एक्ट और अब तक चलता रहे, तो बहुत बार यहाँ पर इसको अमेंड किया गया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। आखिर ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री की जो होम मिनिस्ट्री है, याद रखिएगा होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये काम किया जाता है, इंडियन पिनल कोड को रिव्यू करने की बात की गई है, किस तरीके से हमारी कंट्री में जो भी अवेलेबल जो इसके द्वारा यहाँ पर प्रोविजन है, खासकर वो प्रोविजन जो हमारी कंट्री के लिए आज के डेट में काम के नहीं है। रीजन ये है क्योंकि हमारी कंट्री में आजादी से पहले वो प्रोविजन बनाए गए थे इस तरीके से कि हमारी कंट्री गुलाम है, पर आज के डेट में इंडिपेंडेंट कंट्री है, फंडामेंटल राइट है हमारी कंट्री में, ह्यूमन राइट कमीशन है हमारी कंट्री में, तो सारी चीजें एक प्रॉपर वे में काम कर रही हैं। तो ऐसे लॉबी है इसके कुछ अंदर जो कि हमारी कंट्री की एक इंडिपेंडेंट जो कंट्री है, खासकर उसके फंडामेंटल राइट के चलते जो सही नहीं है, तो उनको अमेंड करके इन सब चीजों को हटाया जाए और खासकर एक ऐसा आज की डेट में मॉडर्न लॉ हमारी कंट्री में लाया जाए जो कि एक मॉडर्न जो सोसाइटी है उसको ध्यान में रखते हुए इंप्लीमेंट किया जाए। तो ये बातें बोलने की कोशिश की जा रही है, तो आंसर इसका ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। बोला गया ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसके बारे में प्रोविजन कैसे रिमूव किया जाता है, जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर है उसको। दूसरी स्टेट में बोला गया है सैलरी और जो अलाउंसेज हैं यहाँ पर इसके वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो यहाँ पर आंसर है इसका डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो बोला गया यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो यहाँ पर स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है? जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, या तो डायरेक्टली ओरिजिनली या फिर इनडायरेक्ट वे में, यानी कि अमेंडमेंट करके संशोधन करके संविधान में उसके बारे में लिखा गया हो, तो वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। दूसरा बोला गया यहाँ पर सैलरी अलाउंस जो रहते हैं इसके स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के, जो यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर रहते हैं, नहीं, यहाँ पर इसमें अभी अमेंडमेंट किया गया हमारी कंट्री में, और जो इसके चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके इक्विवेलेंट यहाँ पर इसके प्रोविजन रखे गए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, यानी कि कोई सा भी स्टेटमेंट सही नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात कर रहा है उम्मीद इनिशिएटिव के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहला बोला गया लॉन्च किया गया यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। दूसरा बोला गया इसका एम जो है वो जेनेटिक जो डिजीज होती है न्यूबॉर्न बेबीज में, कैसे उसको टैकल किया जा सकता है, यानी कि जो माता पिता से डिजीज बच्चों में आती है उसको कैसे रोका जा सकता है, तो उसके बारे में बात की गई है। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर इसका सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया उम्मीद इनिशिएटिव, जिसको बोलते हैं उम्मीद की फुल फॉर्म है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में डिसऑर्डर है उसको टैकल किया जाएगा। और ये हमारी कंट्री में जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, खासकर नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में, वो इसको टैकल करके चलेगा। तो यहाँ पर ये है बेसिकली जेनेटिक डिजीज जो भी हमारी कंट्री में माता पिता से बच्चों में पहुंचती है उनको टैकल करने की बात की जा रही है इसके थ्रू, ताकि वो प्रॉब्लम आगे फॉरवर्ड न हो सके। आंसर सी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है आर्कटिक काउंसिल के बारे में। तो कौन सा यहाँ पर मेंबर है आर्कटिक काउंसिल का, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया डेनमार्क, बी में बोला गया जापान, सी में बोला गया रशियन फेडरेशन, 4 में बोला गया यहाँ पर यूके, और 5th में बोला गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो कौन कौन से यहाँ पर मेंबर है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 4 5, और डी में बोला गया 1 3 5। आंसर क्या है? बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है डी, यानी कि 1 3 5। तो 1 3 5 में कौन आ गया? 1 में आ गया यहाँ पर डेनमार्क, 3 में आ गया यहाँ पर रसिया फेडरेशन, और 5 में आ गया यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जापान और यूके जो है यहाँ पर वो इसका मेंबर नहीं है। बाकी अगर आप लोगों से कोई पूछे टोटल की कौन कौन से मेंबर हैं, तो 8 आर्कटिक जो स्टेट आप लोगों को नजर आएंगे, कनाडा, यूके, इसी के साथ में फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन और यूएस। तो ये आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो पर्टिकुलर एरिया जो आर्कटिक वाला रीजन है, खासकर अगर आप लोग बोले नॉर्थ जो पृथ्वी का रीजन है, पोल है, उसके आसपास एरिया के बारे में ये बात करते हैं। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। पहला बोला गया यहाँ पर ये एक पार्ट है ई कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट का। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया यहाँ पर ये कवर करेगा ऑल पेंडिंग केसेस सिविल एंड क्रिमिनल मैटर एक्सेप्ट जो जुवेनाइल केसेस हैं कि बच्चों से रिलेटेड जो केस हैं उनको नहीं कवर करेगा। यहाँ पर बोला गया ये प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन है जो रिड्यूस करेगा आरटीआई जो फाइलिंग्स हैं उनको। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 एंड 3, सी बोला गया 1 एंड 3, डी बोला गया 1 2 3। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए बी सी एफ डी। करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर ये सारे केस कवर करेगा इवन जो जुवेनाइल वाले केस है उनको भी। ये इंटीग्रेटेड यहाँ पर एक मिशन मोड प्रोजेक्ट आप लोग बोल सकते हैं जो कि ई कोर्ट की फॉर्म में काम करेगा। और बोला गया प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, यानी कि किसी के मांगने से पहले हम लोग अपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे ताकि लोगों को मांगना ही ना पड़े। तो आरटीआई के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा, लोगों के पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहे हैं मिशन इनोवेशन के बारे में। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया यहाँ पर ये ग्लोबल लेवल पर क्लीन एनर्जी कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं और कैसे अफोर्डेबल उसको बनाया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव इसका ये है। 23 कंट्री हैं ओनली इसके अंदर में। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि कोप 21 जो यूएनएफसीसीसी के बारे में बात करती है नवंबर 2015 में, उसके द्वारा वर्ल्ड लीडर टुगेदर एक साथ में आए पेरिस के अंदर में और उनके द्वारा ये एम्बिशियस एफर्ट लगाया गया कैसे क्लाइमेट जो चेंज है उसको टैकल किया जाना है। तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट कौन सी है। ए में बोला गया 2 ओनली, बी बोला गया 1 एंड 2 ओनली, सी बोला गया 3 ओनली और डी में बोला गया 1 ओनली। तो आंसर क्या है। आंसर इसका ये, यानी कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर 2 ओनली स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है। यहाँ 23 कंट्री तो है, इसके साथ में यूरोपियन कमीशन भी है जो यूरोपियन यूनियन के बिहाफ में यहाँ पर काम करता है। तो आंसर यहाँ पर इसका ए हो गया इस तरीके से। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।